जो कि होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर नई बुक्स में जाएंगे तो नई बुक्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इसको उड़ा दिया है एनसीईआरटी से धोखे में, लेकिन कोर्स का पार्ट है तो हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास तो पुरानी बुक्स है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए पहले जो है 3 मेथड्स होते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो पिछले 2 साल से उड़ता हुआ रहा था, इस बार उसे उड़ा ही दिया और उसके चक्कर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी शहीद हो गया, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक साथ लिखे हुए थे। तो हम सीधा क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की बात नहीं करेंगे। अब अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मेथड की बात नहीं करेंगे तो हमको क्या नुकसान है, हमें ये नुकसान है, हम ये नहीं पता कर पाएंगे, ये नहीं समझ पाएंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, तो हम वो भी नहीं करेंगे। हम सीधा किस पर आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अगर हमें लगाना है तो सबसे पहली चीज मेक श्योर करनी होगी कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो, यानी कि सबसे पहला ही काम ये होना चाहिए। जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद यहां से आप ए, बी और सी की वैल्यू को नोट करेंगे। जब ए, बी और सी की वैल्यू नोट हो जाएगी तब आप फॉर्मूला लिखेंगे कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे रूट्स निकालने हैं तो सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना है, उसके बाद जो है उसकी ए, बी और सी की वैल्यूज को लिखना है और उसके बाद सीधा फॉर्मूला रूट्स का क्या लगा देना है, दैट x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बात खत्म। आ गया बात समझ या नहीं है? अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, पहले इतने पार्ट को नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, जो एग्जाम्पल हम कल कर चुके थे स्प्लिट द मिडिल टर्म से, उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम रिपीट करेंगे ट्रू फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहला एग्जाम्पल कल क्या करा था हमने, एग्जाम्पल नंबर 3 बोलिएगा। हाँ ठीक है, तो अब हम इसके क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू रूट्स निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, सीधी बात, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो ऑलरेडी है। फिर उसके बाद ए, बी, सी की वैल्यूज, तो ए इक्वल्स 2, बी इक्वल्स और सी इक्वल्स 3। अब सीधा कहाँ आ जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस का क्या आएगा, -5 प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है जी, अपॉन, ठीक है जी, x इक्वल्स -5 क्या हो गया 5 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि रूट से वैल्यू बाहर नहीं आ जाती, तब तक इसको ऐसे ही चलाएंगे। -5 का स्क्वायर 25, 4 2 जा 8, 3 जा, बहुत बढ़िया, अपॉन 4, x इक्वल्स 5 प्लस माइनस क्या हो गया, √1 अपॉन 4। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ बाहर, तो 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। अब यहाँ से जो है दो रास्ते हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा x इक्वल्स 5 प्लस 1 अपॉन 4 और एक होगा x इक्वल्स 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो 5 प्लस 1 अपॉन 4 का मतलब 6 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इक्वल्स क्या आएगा 4 अपॉन 4 जो कि क्या आ गया 1। तो इसका मतलब सीधे क्या हो गया, रूट्स आर
3/2 एंड 1। आंसर चेक करेगा, ये था। कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो अब देखिए हमारा सिंपल एप्लीकेशन करने का तरीका ये है कि प्लस माइनस को हम कब तक लेकर चलेंगे, जब तक रूट की वैल्यू बाहर नहीं आ जाएगी। क्यों करा हमने ऐसा? अगर हम यहीं पर अलग अलग कर देते तो ये जो यहाँ से यहाँ तक स्टेप करेंगे 2 बार आपको लिखने पड़ते एज इट इज, क्योंकि रास्ते तो यहाँ से अलग हुए ना। इससे पहले तो ये पूरा सेम है। तो अगर तुम यहाँ पर बोलो कि जी एक बार प्लस का मैं इधर लिखूंगा, माइनस का उधर लिखूंगा, तो यानी कि आप 2 बार क्या कर रहे हो, सेम स्टेप्स कर रहे हो, यानी कि टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, काम भी ज्यादा कर रहे हो। तो इसलिए क्या होता है कि जब तक रूट की वैल्यू बाहर नहीं निकलेगी तब तक प्लस माइनस एक साथ चलते रहेंगे, और जैसी रूट की वैल्यू बाहर आ गई उसके बाद रास्ते अलग कर दिए सोल्यूशन करने के लिए। कोई डाउट इस चीज के अंदर? समझ आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? ठीक है, करिएगा। अब हम आ जाते हैं इसी के एग्जाम्पल पे। rectangular part is to be designed whose breadth is 3 meters less than its length. ठीक है, क्या बोला है? एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसको हमें बनाना है, जिसकी लेंथ क्या है? Breadth is 3 centimeter less than its length. अच्छा, तो इसका मतलब जो ब्रेथ है वो उसकी लेंथ से कितना छोटी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 मीटर। चलो जी, क्योंकि सेंटीमीटर तो इतना सा हुआ, पार्क कहाँ से बनाओगे फिर? ठीक है जी, 3 मीटर। आगे Its area is to be 4 square meters more than the area of the part that has already been made the shape of an isosceles triangle. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क होगा वो क्या होगा? 4 मीटर, कितना बोला था? 4 स्क्वायर मीटर मोर है। ठीक है, तो मोर होगा किससे? एक पार्क ऑलरेडी बना हुआ है, ट्राइंगुलर पार्क, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क प्लस क्या आएगा? 4 मीटर स्क्वायर। आगे बात यहाँ पर भी समझ? ठीक है, आगे बढ़े। Of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular part and of altitude 12 meter. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? जो ट्राइंगुलर पार्क है तो उसका जो बेस है, भाई ट्राइंगल का एक बेस होगा, वो बेस क्या है? इस रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ है। तो यानी कि ये जो ब्रेथ है वो उस आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या बनेगी? बेस बनेगी, और आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरीके से बन जाएगा फिर। ठीक है जी, जहां पर ये वाली साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि आइसोसेलेस है। तो मैं इसको ऐसे नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई। आ गई बात समझ या नहीं आई? कोई डाउट? प्लस क्या बोला गया है कि जो ये ट्राइंगुलर पार्क है इसका ऑल्टीट्यूड कितना है? तो ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये मान लेते हैं हम एफ, तो ये कितना है? 12 मीटर, यानी कि ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगुलर पार्क इक्वल्स क्या है? 12 मीटर। ठीक है जी, Find its length and breadth. किसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है? हमें रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पर किस चीज को हम लेट कर सकते हैं? भाई हमें बता दिया कि हाँ, क्योंकि लेंथ को लेट कर लेंगे तो ब्रेथ आ जाएगी, है ना? तो यानी कि सीधा सीधा हम किस पर आ जाए? लेंथ पर आ जाते हैं। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मीटर। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स क्या हो जाएगी? x माइनस 3 मीटर। और जो ब्रेथ है वही इस ट्राइंगल का क्या है? बेस है।
तो मैं इसको जो है कैसे और लिख सकता हूं, इक्वल्स टू बेस ऑफ ट्राइंगुलर पार्ट, और इक्वल्स टू करके लिखूं तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वल्स टू क्या आएगा, x माइनस 3 मीटर। आगे बात समझ इतना। अब इसके बाद हमें और क्या दे रखा है, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगुलर पार्ट, तो वो भी लिख लेते हैं, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगुलर पार्ट, वो किसके इक्वल हो गया, 12 मीटर। ठीक है जी। और कुछ बचा क्या अब हमारे पास, नहीं, बस एरिया बचा ना। अब एरिया तो रिलेट करेंगे हम, क्या है कि एरिया रेक्टेंगुलर पार्ट का किसके इक्वल है, ट्राइंगुलर पार्ट के एरिया प्लस 4 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि हम इसी को लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्ट प्लस 4। ठीक है कि नहीं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, रेक्टेंगल का एरिया किससे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यानी कि सीधा सीधा मैं क्या लिख दूं, लेंथ इनटू ब्रेथ लिख लेते हैं पहले, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, वो ट्राइंगुलर पार्ट, ट्राइंगल का एरिया हमारे पास दो तरीके से निकलता है। एक तो होता है हमारा क्या, जो लास्ट ईयर सीखा था हेरॉन्स फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए सारी साइड्स पता होनी चाहिए। हमें तो केवल 2 चीजें पता है, वो एक साइड पता है, दूसरा तो ऑल्टीट्यूड है। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता था, हाफ बेस इनटू हाइट, वो यहाँ लग जाएगा क्योंकि बेस पता है और हाइट भी पता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट का मतलब क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड, प्लस 4। तो लेंथ कितनी है मेरी, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स बेस कितना है, बेस वही है x माइनस 3, और ऑल्टीट्यूड कितना था 12 प्लस 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसको करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स वहां आएगा 6x माइनस 18 प्लस 4, उठा के इधर ले आऊं तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x माइनस 18 प्लस 4 कितना होगा, माइनस का 14, और इधर आकर क्या बन जाएगा, प्लस का 14 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल 0। इक्वेशन चेक करिए और पहले ये देखिएगा क्या इन्होंने भी उसी को x माना है, लेंथ को। हाँ, तो इनकी इक्वेशन बदल जाएगी, हमारी इक्वेशन बदल गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है हमें, तो यानी कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो इसका मतलब a इक्वल्स 1, b इक्वल्स माइनस 9, c इक्वल्स 14। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद क्या होगा, x इक्वल्स माइनस माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 14, 2 इंटू 1। तो इसके बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ पे कर लेते हैं, x इक्वल्स माइनस 9 प्लस माइनस, अच्छा सिर्फ 9 आ जाएगा, 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81, और माइनस का 14 4 जा कितना होगा, 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5 अपॉन 2, x इक्वल्स 9 प्लस माइनस 81 माइनस 56 कितना होता है, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 5 गया 2 अपॉन 2, x इक्वल्स 9 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, रास्ते अलग, तो यानी कि एक होगा क्या, x इक्वल्स, ठीक है, और दूसरा होगा x इक्वल्स कितना 14 अपॉन 2 जो कि आया 7, और एक हो गया क्या 4 अपॉन 2 जो कि आया 2। अब दोनों पॉजिटिव है,
तो यानी कि हम दोनों ले सकते हैं, है ना, लेकिन हम ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर लेंथ को मैंने 2 मीटर ले लिया तो ब्रेथ आएगी नेगेटिव 2 - 3 - 1 मीटर, तो इस वजह से इस वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, that for x equals 2 meter the breadth will be negative, therefore neglecting the value of x equals 2 meter। इस तरीके से भी हम निगलेक्ट करते हैं वैल्यूज को। आया बात समझ? भाई यहाँ पर तो पॉजिटिव थी तो हम तो लेंगे, लेकिन जब हम लेंगे तो हमारे आंसर में वो क्या हो जा रही है, ब्रेथ के लिए नेगेटिव, तो इसलिए इसको निगलेक्ट करेंगे। और उसके बाद कौन सी वैल्यू के लिए जाएंगे, इसके लिए। तो 7 - 3 कितनी आएगी, 4 मीटर, तो यानी कि लेंथ हो गई 7 मीटर, ब्रेथ हो गई 4 मीटर, आंसर। ठीक है ना? तो इसको इस तरीके से, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट में वो यहाँ निगलेक्शन में क्या आएगा, the value of the breadth for x equals 2 meter, the breadth will be negative, therefore neglecting the value of x equals 2 meter। आगे बात समझ, लिखे करिएगा।